अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम डॉक्टर अरसलान शौकत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस थी, उनके बारे में गाइड किया था कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट कौन होता है, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास हमें कब जाना चाहिए और फ़िज़ियोथेरेपिस्ट करता क्या है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ चंद बीमारियों के बारे में जो हमारी फ़िज़ियोथेरेपी की फ़ील्ड में कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है। सबसे पहले फ्रोज़न शोल्डर जिसको हम कंधा जाम भी कहते हैं उर्दू में। उसके बाद पट्ठों का दर्द, मसल स्पैज़म जिसको बोलते हैं। और डिफरेंट बीमारियां हैं जिसमें हमारे पास कमर का दर्द हो गया, शियाटिका। फ्रोज़न शोल्डर या कंधा जाम ये बेसिकली कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी पाई जाती है। और ये सबसे पहले इसमें आता है कि जो पेशेंट होता है वो डायबिटिक होता है। तो डायबिटीज़ की वजह से उनका जो कंधा होता है उसकी कुछ जो हमारी नॉर्मल मूवमेंट होती है हमारे शोल्डर की, वो नहीं परफॉर्म कर पाता। जैसे कि एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, यानी कि अपना हाथ ऊपर ऐसे उठाना, पीछे को लेके जाना, इस साइड को लेके जाना और बैक साइड इस साइड को लेके जाना। और पेशेंट को जो मुश्किलात आती हैं इस बीमारी के दौरान वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से और वो दर्द की शिकायत करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे उनका कंधा बिल्कुल जाम हो चुका है, अब वो हरकत में नहीं है। अगर हम इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो एज रिलेटेड बीमारी है ये, यानी कि जो पेशेंट्स जिनकी एज 40 से अबव होती है, मोस्टली फीमेल्स, उनकी उनमें ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है। और दूसरा वो पेशेंट्स जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, या सर्जरी के बाद जिन लोगों की अगर शोल्डर की सर्जरी हुई हुई है और उन्होंने किसी किस्म की कोई फिज़िकल इंटरवेंशंस या मूवमेंट्स नहीं करवाई अपने शोल्डर को, तो वो स्टिफनेस प्रोड्यूस हो जाती है इसमें, जिसकी वजह से वो अपने कंधे को ज़्यादा हरकत में नहीं लाते और उनका जो कंधा होता है वो जाम हो जाता है। अगर हम इस पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उस पेशेंट की, वो उसकी चीफ़ कंप्लेन होती है, जैसे कि उसको पेन फ्री करना। फर्स्ट सेशन के अंदर जो हमारा इनिशियल ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट की पेन को मैनेज करना होता है, इसको पेन मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। और सेकंड इंटरवेंशन के अंदर हम उसकी जो रेंज ऑफ मोशंस, यानी कि जो वो कहता है कि मैं कंघी नहीं कर सकता, अपना हाथ, अपना बाजू इस तरह नहीं कर सकता या पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकता, तो हम उस चीज़ को वन बाय वन हर डायरेक्शन में ट्रीट करते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट किस्म की मेडिकेशंस भी ट्राई करते हैं, जिसमें पेन किलर्स हो सकती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो सकता है। और अगर बहुत सीवियर कंडीशन है फ्रोज़न शोल्डर की, तो हम मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया सर्जरी भी करवा सकते हैं, जो उसका लास्ट ऑप्शन होता है। और उसके बाद उसकी रिहैब बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अगेन फिज़ियोथेरेपी का रोल आता है कि आपने उसकी रिहैब कैसे करवानी है। क्योंकि अगर हम फिज़िकल थेरेपी से उसकी रिहैब नहीं करवाएंगे आफ्टर सर्जरी, तो जिन कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारा पेशेंट आया था, दोबारा उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस में चला जाएगा। अगर फ्रोज़न शोल्डर अनट्रीटेड रह जाए और उसकी प्रॉपर केयर ना की जाए और उसकी रिहैब ना की जाए, तो क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पेशेंट फेस कर सकता है। सबसे पहले तो पेन होता है, तो उसका दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा। कुछ वक्त के लिए अगर वो पेन किलर भी इस्तेमाल कर लेता है तो वो उसको आराम रहता है, और उसके बाद फिर उसकी जो पेन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा मसला आता है वो होता है उसकी रिस्ट्रिक्टेड आरओएम। आरओएम मीन्स के रेंज ऑफ मोशंस, जो उसकी हमारे नॉर्मल शोल्डर या कंधे की जो हमारी नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा, जिसकी वजह से अगेन उसको जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो लिमिटेड हो जाएंगी, और उससे वो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये थे फ्रोज़न शोल्डर के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स, और इससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने आपको बताई। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी करें, जो फ्रोज़न शोल्डर के साथ हमारे पास आता है, उसको प्रैक्टिकली हम कैसे ट्रीट करते हैं। थैंक यू सो मच।